Hello, students. Welcome to our YouTube channel. Today, we are starting one more series, and the series is on weekly current affairs. इस सीरीज के अंदर हम हर हफ्ते की एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के अंदर उस हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स हुए होंगे उनको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ताकि हम समझ पाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो चलो इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूरोजोन। तो पहले समझते हैं यूरोजोन इस बार न्यूज में आया क्यों हुआ था। क्योंकि बल्गेरिया यूरोजोन का 21st मेंबर अभी अभी बना है। ठीक है, यूरोजोन ना वो रीजन होता है जो रीजन यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी अनाउंस कर देता है। ठीक है, तुम मान लो दो जगह हैं, दोनों ने यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी अनाउंस कर दिया, तो क्या इन दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट्स लगेंगे? नहीं लगेंगे ना, क्योंकि दोनों ही तो यूरो में डील कर रही हैं। और तुम्हें पता है जब यूरोजोन बन रहा था तो डेनमार्क ने पहले ही बोल दिया था कि मैं यूरोजोन का पार्ट नहीं बनूंगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डैनिश क्रोन की करेंसी यूज होती है। तो चलो अब समझते हैं क्या लिखा है। करंटली 25 आउट ऑफ 27 मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ यूरोजोन, नहीं ना, अभी तो हमने पढ़ा कि 21 मेंबर ही, 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स में से सिर्फ 21 मेंबर ही यूरोजोन का पार्ट है। इट रेफर्स to the geographical and economic region comprising those members of the European Union that have fully adopted euro as their official currency। हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये वाली गलत थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। Membership in the eurozone eliminates currency exchange rates within the region। yes, यही तो हमने यहाँ पे समझा कि अगर दो कंट्री दोनों ही यूरो में डील कर रही है तो इनके बीच में कोई एक्सचेंज रेट्स होंगे? नहीं होंगे। therefore this statement is also correct। All European Union member states are eligible to join the Eurozone। नहीं, डेनमार्क ने तो पहले ही मना कर रखा है कि मैं कभी यूरोजोन का मेंबर नहीं बनना चाहूंगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। Therefore, B and C statements are correct। Next question. With reference to carbon border adjustment mechanism CBAM, with statements are correct। ठीक है, CBAM को हम समझते हैं। तुम ये मान लो किसी भी चीज जो एक कार्बन इंटेंसिव गुड है उसके ऊपर अब अगर तुम उसे इंपोर्ट करोगे यूरोपियन यूनियन के एरिया में तो तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा, कार्बन टैक्स। ठीक है, ये इसकी बैकग्राउंड है। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते पहले। यूरोपियन यूनियन implemented CBAM in its definitive regime from 1 Jan 2026। हाँ, देखो अभी ना यूरोपियन यूनियन ने डेफिनेटिव रेजिम लगा दिया है। इससे पहले इसका एक ट्रांजिशनल फेज भी आया था। जो ट्रांजिशनल फेज चला था 2023 से लेके 2025 तक, और अब क्या आ गया है? डेफिनेटिव रेजिम 1 जैन से जो लागू हो गया है। इन इट्स करंट फॉर्म CBAM would apply a carbon related charge to the import of goods। हाँ, this is also true, ये भी सही थी। अब देखो ये जो टैक्स लग रहा है ना, ये पावर सेक्टर और जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है ना, जैसे सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑयल, रिफाइनरी, पेपर, ग्लास, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जैसे आइटम के ऊपर लगेगा। और तुमको तो पता ही है इंडिया यूरोप को क्या एक्सपोर्ट करता है? एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील। देयरफॉर इंडिया इस CBAM से तो खुश नहीं है, क्योंकि अब इंडिया को भी क्या पे करना पड़ेगा? कार्बन टैक्स। ठीक है, तो अब सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Fertilizers have been excluded from the CBAM। No, fertilizers are also included in CBAM। हमने अभी तो समझा स्टील, सीमेंट, ग्लास, पेपर, फर्टिलाइजर, हर चीज के ऊपर ये वाला कार्बन टैक्स लगेगा। देयरफॉर अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है? स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। सी इज रॉन्ग क्योंकि इसने बोला है एक्सक्लूडेड। नो, फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन CBAM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पिपरावा जेम्स वर अनअर्थड in 1898 by William Claxton Pepe
एन इंग्लिश एस्टेट मैनेजर एट तवांग मोनेस्ट्री, कपिलवस्तु बुद्धा, रलांग मोनेस्ट्री या फिर बोधनाथ स्तूपा। तो देखो ये जो पिपरावा जेम्स अभी न्यूज में इसलिए आए हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अभी एक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया था जिसका क्या नाम था, उसका नाम था द लाइट एंड द लोटस, द लाइट एंड द लोटस relics of the awakened one, relics of the awakened one। ये एग्जीबिशन दिल्ली में हुई थी जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। ठीक है, इस पिपरावा जेम्स के अंदर ना सेक्रेड बुद्धिस्ट रेलिक्स आते हैं। ठीक है, और इनको ना अनर्थन किया था, मतलब जमीन से निकाला था पेपे ने 1898 में। और वो कहां से निकाला था, एक बुद्धिस्ट स्तूपा से। वो स्तूपा था कपिलवस्तु बुद्ध स्तूपा इन यूपी। ठीक है, समझ गए। तुम्हें पता है ये जो जेम्स थे ना ये इंडिया से चले गए थे, ये हमें लास्ट ईयर 2025 में ही वापस मिले हैं। अब इसकी एग्जीबिशन लगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following have been connected by the Indian Railways to the rest of the grid? इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली, तुमने पढ़ा होगा, वंदे भारत चली थी कश्मीर वैली तक। ठीक है, तो कश्मीर वैली पहले इंडियन रेलवेज की हेल्प से कनेक्टेड नहीं थी। और साथ में मिजोरम की कैपिटल आइजॉल भी रिसेंटली, ये दोनों जगह रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने रेस्ट ऑफ द ग्रिड से कनेक्ट करी हैं। तो अब इंडियन रेलवेज की बात आई है तो एक दो और चीजें समझ लेते हैं। तुम्हें याद है अभी एक पंबन ब्रिज भी न्यूज में आया था। पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज क्या है, पंबन ब्रिज रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। और तुम्हें पता है पंबन ब्रिज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। तो इसको भी तुम याद रखना, पंबन ब्रिज। और कौन सी दो जगह कनेक्ट हुई अभी इंडियन रेलवे से, कश्मीर वैली एंड मिजोरम की कैपिटल आइजॉल, ये दोनों कनेक्ट हुई हैं। कोहिमा और गैंगटॉक अभी तक इंडियन रेलवे से कनेक्टेड नहीं हुई हैं। The alternate wetting and drying method of cultivation is used to grow wheat, millets, pulses या फिर राइस। तुम्हें पता है जो कन्वेंशनल राइस होता है ना वो कैसे उगाया जाता है। कन्वेंशनल राइस पहले तो हम पैडी के सीड्स को उगाते हैं, जब वो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं ना तब हम उसको मेन बेड के ऊपर लेके जाते हैं। मेन बेड पे लगाने के बाद हमें ना उस जगह को 65 डेज के अराउंड फ्लडेड रखना पड़ता है। तुम्हें पता है हम उसे फ्लडेड क्यों रखते हैं, ताकि वहां पर वीड्स ना उग पाए। तुमने उस जगह को फ्लडेड रख दिया तो वहां पर क्या रेस्पिरेशन हो रही होगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहुंच ही नहीं पा रहा होगा। एनएरोबिक कंडीशंस के कारण वहां पर वीड्स नहीं उगता। बट इस एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा मीथेन की प्रोडक्शन होती है और मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब एक नया मेथड आएगा जिसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। इसके अंदर हम कॉन्स्टेंटली उस फील्ड में पानी नहीं रखेंगे, कॉन्स्टेंटली वो फ्लडेड नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़े टाइम तक फ्लडेड रहेगी, फिर उसको ड्राई रखेंगे, फिर थोड़े दिन के लिए फ्लडेड कर देंगे, तभी तो इसका नाम है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, फिर राइस के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज राइस। With reference to staphylococcus, which of the following statement is or are correct? ठीक है, ये क्यों न्यूज में आया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने ना न्यू दिल्ली के एयर सैंपल्स लिए। ठीक है, इंडोर एंड आउटडोर एयर दोनों के। उन्होंने देखा उस एयर के अंदर ना बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकी थे। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकी। और उन्होंने पाया कि जो बैक्टीरिया है ना स्टेफिलोकोकी, ये पीक कर रहा था विंटर्स के मंथ में। और इसकी शेप कैसी होती है, ये एक
स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, इसकी स्फेरिकल शेप होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये इंसान की स्किन के ऊपर या फिर उसके म्यूकस, मतलब जो नोज वाला एरिया होता है आपका, म्यूकस के अंदर मिल जाता है, ठीक है। इसके कारण एक इंसान को बहुत ही माइनर से बॉयल्स भी हो सकते हैं, बट उसको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज निमोनिया भी हो सकता है। तो चलो अब पढ़ते स्टेटमेंट्स को। दे आर स्फेरिकल वायरस, नहीं, अभी तो हमने पढ़ा कि ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर फाउंड ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। They can cause infections ranging from minor skin issues to severe illnesses like pneumonia. Yes, therefore option C is also correct. The nimesulide is an oral medicine used for treating diabetes, reducing pain and inflammation, lowering blood pressure, controlling cholesterol. ये मेडिसिन न्यूज में इसलिए है क्योंकि नाउ इट इज बैंड इन इंडिया, ठीक है। कोई भी दवाई जिसके अंदर मोर देन 100 mg ऑफ निमेसोलाइड है वो बैंड है हमारे देश के अंदर। ये एक वो दवाई थी जो कॉमन पेन एंड फीवर को ठीक करने के लिए ली जाती थी। देयरफॉर ये ऑप्शन हो गया रिड्यूसिंग पेन एंड इन्फ्लेशन, इट इज करेक्ट। बट राइट नाउ क्वांटिटी मोर देन 100 mg ऑफ निमेसोलाइड इज बैंड इन इंडिया, ठीक है। The Sabrimala temple was in news due to probe into alleged malpractices involving gold and valuable. It is located in सबरीमला टेम्पल तो बहुत समय से न्यूज में है, और ये कहां पर है? ये है केरला में, ठीक है। With reference to small satellite launch vehicle, which of the following statement is true? ठीक है, देखो जो SSLV है ना वो इसरो ने बनाया है, और वो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। इट इज अ 2-stage ऑल सॉलिड लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। देखो SSLV जो है ना, पहली बात वो एक 3-stage लॉन्च व्हीकल है, वो 2-stage नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। इस 3-stage के अंदर वो 3 की 3 स्टेज सॉलिड स्टेज है, ठीक है। फिर एक बाद में एक टर्मिनल स्टेज आती है जो उसकी वेलोसिटी को ट्रिम करने में मदद करती है, वो एक लिक्विड स्टेज है। अदरवाइज जो उसकी प्रोपल्शन स्टेजेस है ना वो सारी की सारी सॉलिड है। इनके थ्रू जो सैटेलाइट्स जाती है ना वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट या फिर पोलर ऑर्बिट्स तक ही जा सकती हैं। हम उनको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, समझिए, क्योंकि दीज आर फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये। तो अभी पढ़ते हैं। इट इज अ 2-stage ऑल सॉलिड लॉन्च व्हीकल, नो इट इज अ 3-stage, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। द एम बिहाइंड SSLV is to produce low cost launch vehicle with short turnaround time, yes, ये सस्ता लॉन्च व्हीकल है एक। फिर आगे पढ़ते हैं। इट कैन बी यूज टू टेक अ सैटेलाइट टू जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, नहीं, अभी तो हमने पढ़ा इट कैन ओनली टेक अ सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट्स, नॉट इनटू जियोसिंक्रोनस, सो देयरफॉर ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइगर्स? तुमको पता है ना प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर हर 1-2 साल में क्वेश्चन आता ही रहता है, और ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 2025 में 55 टाइगर्स की डेथ हो गई है, मेकिंग 2025 एज द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि इस साल के अंदर बहुत ज्यादा टाइगर की डेथ हुई है, ठीक है। बट हमें पता है ये लॉन्च कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 के अंदर। तो चलो पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस को। Project Tiger was launched in 1973. Yes. Since the launch of Project Tiger, Karnataka has witnessed the highest tiger deaths. No. कौन सी स्टेट ने हाईएस्ट टाइगर डेथ देखी है? मध्य प्रदेश ने। और इस साल 2025 में कितनी देखी थी? 55 डेथ्स, ठीक है। तो ये गलत हो गया। The death of tigers was 0 from 2021 to 2024. काश ये सच होता, बट ये स्टेटमेंट भी गलत है।
Therefore, only option A is correct. India has recently signed सीपा with which country? पहले तो हर कोई मुझे सोचो सीपा की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपा इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, जिसके अंदर वो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स डिसाइड करते हैं और उन लिस्ट ऑफ आइटम्स के ऊपर वो टैरिफ नहीं लगाते हैं। मान लो दो कंट्रीज, एक कंट्री ए थी, एक कंट्री बी थी, इन दोनों ने सीपा साइन कर लिया, तो जो सामान, जो लिस्ट के अंदर जो सामान है, वो बी कंट्री जब ए के पास भेजेगी तो ए कंट्री उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगी। सेम जब वो ए सामान बी कंट्री के पास जा रहा होगा, जब बी इसे इंपोर्ट कर रही होगी, तो ये भी टैरिफ नहीं लगाएगी। ठीक है, इंडिया ने सीपा किस किस के साथ साइन कर रखा है? इंडिया ने सीपा सिर्फ और सिर्फ 4 कंट्रीज के साथ साइन कर रखा है, जापान, साउथ कोरिया, इन दोनों के साथ उसने कब साइन किया था? 2009 के अंदर। फिर उसने किसके साथ साइन किया? यूएई के साथ, वो उसने कब किया था? 2022। अभी रिसेंटली 2025 में उसने किसके साथ साइन किया था? ओमान के साथ। ठीक है, तो 4 कंट्री कौन सी होगी? जापान, साउथ कोरिया, यूएई एंड ओमान। दूसरी बात, ओमान जीसीसी, जीसीसी जानते पहले क्या होते हैं? जीसीसी होते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, इसके 6 मेंबर हैं, बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और साथ में यूएई। तो ओमान, यूएई के साथ तो हमने पहले ही साइन कर रखा था 2022 में, अब 2025 में हमने ओमान के साथ भी कर लिया। तो ओमान जीसीसी की दूसरी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने सीपा को साइन किया है। ठीक है, ये याद रखना। और ओमान से तुम्हें क्या याद आता है? अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान भी मिला था, ऑर्डर ऑफ ओमान। तो इस बात को भी याद रखना कि पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान भी मिला था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो, एक क्वेश्चन तुमसे वो यहां से भी पूछ सकता है कि इंडिया ने किस किस के साथ सीपा साइन किया है, जीसीसी के मेंबर्स कौन है। ठीक है, मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान मिला था, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब याद रखना। द अरावली रेंजेस पास थ्रू। अच्छा, तुम्हें पता है अरावली रेंजेस इंडिया की सबसे पुरानी रेंजेस हैं। नंबर 1, दे आर दी ओल्डेस्ट रेंजेस। ये कौन से एरा की हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कौन से एरा की है? प्री कैम्ब्रियन एरा, ये प्री कैम्ब्रियन एरा की है। और ये कैसे बनी थी? दे वर मेड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अरावली रेंज, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर। अब देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। तुम्हें पता है, यूजुअली जो हमारी रेंजेस की डेफिनेशन थी या हिल्स की डेफिनेशन थी, ऐसी चीज जिसका स्लोप अर्थ से 3 डिग्री से ज्यादा हो, 3 या 3 डिग्री से ज्यादा हो, हम उनको हिल्स बोल देते थे। बट अभी अभी तुम देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? ऐसी जगह जिसकी एलिवेशन 100 मीटर और उससे ज्यादा है, ठीक है, फ्रॉम द लोकल रिलीफ, मतलब आसपास के एरिया से उसकी एलिवेशन 100 मीटर या उससे ज्यादा है, तभी वो अरावली की रेंज का पार्ट बनेगी, उसके अलावा नहीं होगी। इस स्टेटमेंट को कभी वो सच मान लेते हैं, कभी उसके ऊपर स्टे लगा देते हैं, इसलिए ये न्यूज में है। क्योंकि जो पार्ट अरावली रेंज में फिर नहीं आएगा, उसके ऊपर वो लोग क्या शुरू कर देंगे? माइनिंग, इसलिए ये चीज न्यूज में थी। ठीक है, अब देखते हैं कहां कहां से पास करते हैं। अरावली रेंज पास होती है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात। सिर्फ
इन 4 स्टेट से, ये मध्य प्रदेश से पास नहीं होती। और 700 किलोमीटर की इन रेंजेस में से 560 किलोमीटर तो अकेला सिर्फ राजस्थान में है, ठीक है। therefore ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी आर करेक्ट। ये मध्य प्रदेश से पास नहीं करती हैं, ठीक है। देखते हैं, ओके। अंडर प्रोजेक्ट चीता, इंडिया वुड नाउ बी रिसीविंग चीता फ्रॉम विच कंट्री। तो पहले पढ़ते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ था सितंबर 2022 के अंदर। इसके अंदर हमने क्या बोला था कि यार हम है ना इंटर कॉन्टिनेंटल, ये वर्ड याद रखना, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ किस टाइप के चीता? अफ्रीकन चीता करेंगे, ठीक है। इनको हम दूसरे कॉन्टिनेंट से लेकर आएंगे अपने देश के अंदर। तो 2022 में हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से अफ्रीकन चीतास को लेकर आए थे और हमने उन्हें कहां रखा था? हमने उन्हें रखा था कूनो नेशनल पार्क के अंदर। कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये तो हमने कर दिया था 2022 के अंदर। अब इंडिया और अफ्रीकन चीतास को लेकर आ रहा है कहां से? बोट्सवाना से। 5 अफ्रीकन चीता इंडिया के पास आ जाएंगे। चीता की ना 2 स्पीसीज होती हैं, ये 2 टाइप के हैं चीता। एक होते हैं अफ्रीकन चीता जो हम प्रोजेक्ट चीता के अंदर लेकर आ रहे हैं दूसरे देशों से। एक होते थे एशियाटिक चीतास। इंडिया में जब चीता थे ना तो हमारे पास एशियाटिक चीताज होते थे, बट 1952 में अकॉर्डिंग टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन हमारे एशियाटिक चीता खत्म हो गए। आज के दिन एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है, ठीक है। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिस्ट बना रखी है। उसकी रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो अफ्रीकन चीता है ना, जो अफ्रीकन चीता है वो एक वल्नरेबल स्पीसीज है, वल्नरेबल स्पीसीज है। और जो एशियाटिक चीता है वो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो देखो यार, वो कहीं से भी तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्रोजेक्ट चीता शुरू कब हुआ था? सितंबर 22 में। कहां से पहले आए थे चीता? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। हमारे पास कौन से चीता होते थे? एशियाटिक चीता, जो कि 1952 में खत्म हो गए थे, ठीक है। Which animal bites can cause rabies in humans? देखो, रेबीज इन ह्यूमंस डॉग से भी हो सकता है, कैट से भी हो सकता है, मंकीज से भी हो सकता है और बैट्स से भी हो सकता है। ये 4 एनिमल्स के सलाइवा से हमें रेबीज हो सकता है। रेबीज अब न्यूज में क्यों है? एक वैक्सीनेशन थी जिसे बोलते हैं अभय रैब। 2023 के बाद इस वैक्सीन के ना काउंटरफिट बैचेस सर्कुलेट हुए थे इंडिया में। तो जो कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, इन्होंने अपने सिटीजन्स को बोला कि यार अगर तुम 2023 के बाद इंडिया गए थे और तुमने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया था तो तुम्हें कंसिडर करना चाहिए दोबारा लगवाने के लिए, क्योंकि जो तुमने लगवाया था वो नकली भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में 2023 के बाद से काउंटरफिट बैचेस ऑफ अभेरब सर्कुलेट हो रहे थे, ठीक है। तो रेबीज किस किस से हो सकता है? डॉग्स, कैट, मंकीज एंड बैट्स। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट है? ऑल ऑफ द अबव। इनसे तो हो सकता है, इसके अलावा बैट से भी रेबीज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम जिहानपुरा? जिहानपुरा कहां पर है? बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये अभी इतना फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन करा था मोदी जी ने कहां पर? अपनी 2025 की
लास्ट मन की बात के अंदर, ठीक है, उन्होंने उसमें बोला कि बारामुल्ला से कैसे आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। इससे हम बता सकते हैं कि बुद्धिज्म और कश्मीर का भी एक क्या बोलते हैं, रिश्ता बना हुआ था, ठीक है। टू जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं वो कौन से पीरियड के हैं, वो हैं कुशन पीरियड के। 2000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं वो, और वो कुशन पीरियड के। तो चलो इसी के साथ साथ हमें पता है बुद्धिज्म के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही रहता है, थोड़ा बुद्धिज्म को रिवाइज कर लेते हैं। बुद्धिज्म किसने फाउंड किया था? बुद्धा ने, जिनका नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट में। याद है उनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी? बोध ट्री के नीचे, जो कहां पर था? गया के अंदर, ठीक है। उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया था? बनारस के अंदर। तो ये रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसके ऊपर आते हैं? बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगीर के अंदर। सेकंड कहाँ हुई थी? वैशाली। थर्ड कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। फोर्थ कहाँ हुई थी? कश्मीर में, ठीक है। तो देखो जिहानपुरा जो कि बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो बुद्धिज्म के आर्टिफैक्ट्स मिले, ठीक है। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। देखो आर्टिफिशियल रेन क्यों इस बार न्यूज में आ रखी है? क्योंकि दिल्ली के ऊपर आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की गई थी। उस मेथड को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या है? ये एक वेदर मॉडिफिकेशन है जो एनकरेज करता है रेनफॉल को अंदर। इसके अंदर देखो एक जहाज एयरबॉर्न होता है, उसके वो नीचे एक केमिकल को रिलीज करता जाता है। वो केमिकल कौन से होते हैं? वो होते हैं सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। With this, we have come to an end to this video. आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल याद रहें और अगर पेपर में आए तो आप अपने आंसर्स को सही करेंगे। अब मिलेंगे अगले हफ्ते with next week current affairs question. Till then, thank you very much and do not forget to like, share and subscribe our channel.